हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, से पढ़ रहे होंगे। तो अभी करने वाले हम केस स्टडी क्वेश्चन, और केस स्टडी में चैप्टर है कौन सा? रे ऑप्टिक्स। इसके मैक्सिमम केस स्टडी करने वाले हैं, 4 से 5 केस स्टडी हम करेंगे और आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि इस चैप्टर से किस तरीके के केस स्टडी बन सकते हैं और क्या लेवल उनका रह सकता है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले बोलूंगा कि टेलीग्राम चैनल जो है भाई साहब, इसको फटाफट से ज्वाइन कर लेना। इसमें सभी के सभी जो नोट्स हैं, या फिर मैं बोलूँ कि जो भी जितना भी कंटेंट है वो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिलता है। तो सबसे पहले चलते हैं यार हम किसके ऊपर? सबसे पहले चलते हैं हम सिंपल माइक्रोस्कोप। मतलब पहला केस स्टडी हमारे पास ये दिया। तो जैसा मैंने बोला है कि आप लोगों को पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई साहब, केस स्टडी क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सीधा क्वेश्चंस पे चलिए। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज द लिमिटेड मैग्निफिकेशन ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप। अगर सिंपल माइक्रोस्कोप बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा है तो सीधा पता होगा तुम्हें कि कैसे होगी लिमिटेड मैग्निफिकेशन, 9 से कम या फिर 9 के बराबर होने वाली है। क्लियर है? लिमिटेड मैग्निफिकेशन जो होती है वो या तो 9 के बराबर होती है या 9 से कम होती है। अगर तुमने थ्योरी में सिंपल माइक्रोस्कोप अच्छे से पढ़ लिया, हो सकता है कि आप पैराग्राफ में दे रखा हो, लेकिन अगर तुम्हें याद है तो सीधा आप लिख सकते हो। वैसे दिया नहीं हुआ इसके अंदर भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फाउंड बाय द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो भाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस यूज होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और एक होता है आईपीस। तो इन्होंने ऑब्जेक्टिव से पूछा है कि यहाँ पे देखो एक ऑब्जेक्ट हमने रखा, यहाँ पे क्या रखेंगे? लेंस, और उसकी इमेज नीचे की तरफ बनती है। तो कैसी बनती है? एक तो रियल बनती है भाई साहब। कैसी बनती है? रियल एंड एनलार्ज्ड हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भाई? एनलार्ज्ड हम बोल सकते हैं। तो दूसरा आप लोगों का क्वेश्चन हो गया। चलिए थर्ड चलते हैं, जो कि 2 नंबर का है सीधा। 4 नंबर का हमारा केस स्टडी आने वाला है। एक का ये हो गया, एक का ये, और 2 ये हो गए। ठीक है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप। पहले तो तुम सिंपल माइक्रोस्कोप का जो फॉर्मूला है वो लिख लो यार। ठीक है, लिख लेते हैं। दोनों केसेस के लिए लिख लेते हैं। एक होता है 1 प्लस डी बाई में एफ, और एक होता है m इज इक्वल टू डी बाई में एफ होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि अगर हमें मतलब इसको और सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या कर सकते हैं? 1 बाई एफ जो होता है उसको p लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इस m को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 प्लस में d पावर लिख सकता हूं, और यहाँ पे m इज इक्वल टू कितना? d पावर लिख सकता हूं। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? अब ध्यान से देखना तुम लोग। अब देखो, अब इन्होंने बोला विच क्वांटिटी शुड बी इंक्रीज फॉर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन पे फॉर्मूला ये लगेगा। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है? फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब इन्फिनिटी, तो ये लगेगा। तो दोनों में क्या चीज तुम्हें इंक्रीज करनी होगी? हाँ जी, व्हाट विच क्वांटिटी शुड बी इंक्रीज, क्या करने के लिए? एंगुलर मैग्निफिकेशन को इंक्रीज करने के लिए। तो भाई पावर को हम इंक्रीज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पावर को हम इंक्रीज कर सकते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर हमारे पास ये सेकंड केस बेस आया है। ठीक है, केस बेस्ड या केस स्टडी क्वेश्चन है। तो डायग्राम आप लोगों को पता ही है कैसे होता है, और आप लोगों को इस टॉपिक का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो, तो पहला क्वेश्चन क्या है? इसमें ये कुछ वैल्यूज है जो मैथमेटिकल वैल्यू पहले से लिखी हुई है। ठीक है, व्हाट हैपेंस टू द रिफ्लेक्टेड रे इन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो यार, जो रिफ्लेक्टेड रे है टीआईआर में वो क्या होती है? सबसे पहली बात, ये पार्शली रिफ्लेक्ट हो जाती है। हाँ जी, क्योंकि पार्शियली तो रिफ्लेक्टेड होती है और पार्शियली रिफ्रैक्टेड होती है। वो क्या करती है? सेम मीडियम में बाउंस बैक आ जाती है। सेम मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है। ठीक है, रिटर्न इन सेम मीडियम, रिटर्न इन सेम मीडियम। तो सेम मीडियम में क्या होगी भाई साहब? रिटर्न हो जाएगी। पहले का आंसर होने वाला है, क्योंकि सिंपल सी बात है यार। देखो ध्यान से, एक मिनट, यहां पे देखो, यहां से रे चली गई, अगर जो वापिस उसी मीडियम में तो रिफ्लेक्टेड हुई है ना, तो कुछ ऊपर जाती है, तो इसका मतलब पार्शियली होती है ये, और उसी मीडियम में आ रही है, तो इसलिए हमने वही लिखा है कि सेम मीडियम में ये आ जाती है। नेक्स्ट सेकंड में इन्होंने क्या दिया हुआ है? लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू वाटर, और एंगल ऑफ इंसिडेंस है कितना? 50 डिग्री। मतलब एयर से वाटर में आ रही है लाइट। ठीक है, एयर से वाटर में आ रही है लाइट। ओके, आगे विच इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल फॉर एयर वाटर इंटरफेस, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ लाइट विल बी टोटली रिफ्लेक्टेड। ध्यान से सुनना, विच इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल फॉर एयर वाटर इंटरफेस, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ लाइट विल बी टोटली रिफ्लेक्टेड। क्या बोल रहा है कि कितना फ्रैक्शन जो है लाइट का वो रिफ्लेक्ट होगा? अरे भाई सबसे पहली बात, यहाँ पे टीआईआर ही नहीं होगा, नो टीआईआर, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है भाई साहब? यहाँ पे क्या हो रहा है? लाइट रेयर टू डेंसर ट्रेवल कर रही है। क्या करनी चाहिए? डेंसर टू रेयर करनी चाहिए, ये होनी चाहिए, मस्ट बी डेंसर टू, मस्ट बी डेंसर टू रेयर। बट यहाँ पे तो एयर से बता रहा है, तो नो टीआईआर को टीआईआर होगा ही नहीं। नेक्स्ट,
ये कितने नंबर का है, 2 नंबर का है ना। चलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट क्रिटिकल एंगल। अरे क्रिटिकल एंगल पे, जब क्रिटिकल एंगल होता है उस टाइम पे आर की वैल्यू कितनी होती है, ये तुमसे पूछा गया तो 90 डिग्री होती है। क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर एयर इंटरफेस इज 48.6 डिग्री, मतलब क्रिटिकल एंगल की वैल्यू तुम्हें दी गई है कितनी, दूसरे पार्ट की मैं बात कर रहा हूं भाई साहब, जल्दी जल्दी तुम्हें समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। 48.6। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो भाई साइन सी, क्रिटिकल एंगल जिसको बोलते हैं, क्या होता है 1 में यहाँ पे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऐसा ही लिखा जाएगा। तो निकाल दो इसको, तो यहाँ से अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अगर निकालना चाहूँ तो क्या होगा, 1/sin c होने वाला है। तो यहाँ पे होगा 1 में साइन सी, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू कितनी है 48.6 डिग्री है। और 48.6 डिग्री अकॉर्डिंग टू लॉग टेबल अगर हम लिखे तो 0.75 आता है यहाँ पे, 1 में 0.75। इसको डिवाइड कर लेना और फिर वैल्यू आप लोग बता सकते हो, ठीक है। आप इसकी वैल्यू जो है भाई निकाल सकते हो, मैं यहाँ पे आप लोगों को डिवाइड करके दिखा देता हूँ, ठीक है। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे आएगा ये 1 डिवाइडेड बाई 0.75, तो ये 1.33 आने वाला है। कितना कितना आने वाला भाई साहब, 1.33 आने वाला है। क्लियर है, ओके बेटा। चलिए, तो ये ए पार्ट हो गया, नहीं ए नहीं, ये बी पार्ट था। चलो दोनों हो गए हैं इसमें, दोनों हो गए। नेक्स्ट ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर, पहले भी मैंने ये करवाया आप लोगों को ऑप्टिकल फाइबर वाला। ऑप्टिकल फाइबर आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये इसका क्या होता है, कोर होता है। क्या होता है, ये कोर होता है, और ये क्लैडिंग होती है, ठीक है। ये क्या होती है, क्लैडिंग होती है। और इस क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, क्लैडिंग का, वो क्या होता है, वो होता है कम, किससे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर से, मतलब कोर का ज्यादा होता है। ये चीज आप लोगों को सारी पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन करते हैं पहला, राइट द करेक्ट रिलेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ कोर एंड क्लैडिंग इन एन ऑप्टिकल फाइबर। देखो कोर का दे रखा है n1 और बाहर का दे रखा है n2, बाहर इज कौन, क्लैडिंग। तो भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रिलेशन कुछ ऐसे लिख सकते हैं हम, यस और नो, फटाफट से एक बार बता दो, ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट, इफ द क्रिटिकल एंगल फॉर एन ऑप्टिकल फाइबर इज 30 डिग्री, मतलब क्रिटिकल एंगल की वैल्यू तुम्हें दी गई है, कितनी है, 30 डिग्री है, ओके। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट फाइबर, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट फाइबर। चलो, तो भाई साइन सी क्या होता है, साइन सी होता है 1 में म्यू, है ना। अब म्यू की वैल्यू क्या होती है, म्यू की वैल्यू होती है, यहाँ पे लिखोगे साइन सी और यहाँ पे लिखोगे 1/म्यू, म्यू इज स्मॉल सी और ऊपर चला गया v। ये c कौन है, स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है, कौन है, स्पीड ऑफ लाइट है, और v आप लोगों को निकालना है। तो इसका मतलब आप लोगों को अगर v निकालना है तो आपको c इंटू साइन सी करना होगा, ठीक है। तो c कौन है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और साइन सी कितना क्रिटिकल एंगल बोला भाई साहब, 30 डिग्री बोला है। तो यहाँ पे लगा दो साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, साइन 30 0, 30 इज 1/2, तो इसका मतलब यहाँ पे आने वाली है 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो है वैल्यू आने वाली है। किसकी, किसकी, आप देख सकते हो किसकी वैल्यू आने वाली है, ये इसकी स्पीड की जो इन्होंने पूछी थी। नेक्स्ट, राइट द फिनोमिना विच आर बेस्ड ऑफ ऑन दी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अरे भाई फिनोमिना पूछ रहा है, मतलब एप्लीकेशन पूछ रहा है, तो आप बोल सकते हो यहाँ पे, एक तो आप यही बोल दोगे कि स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड्स, ये बोल सकते हो, हाँ जी, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, ओके बेटा, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, और मिराज बोल दो, ठीक है। और आप लोग क्या बोल सकते हो, ऑप्टिकल फाइबर, हमें तो एप्लीकेशन पूछी है ना कि कहाँ कहाँ पे यूज होता है ऑप्टिकल फाइबर, कहाँ पे यूज होता है भाई, ठीक है, फाइबर इन कहाँ पे, कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है, इन कम्युनिकेशन, ओके बेटा। चलिए, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट आगे बोल रहा है, फिनोमिना हो गए। नेक्स्ट और में इन्होंने क्या पूछा, राइट टू कंडीशन दैट मस्ट बी मेट फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो लाइट कहां से कहां ट्रेवल करनी चाहिए, डेंसर टू रेयर, लाइट कहां से कहां ट्रेवल करनी चाहिए, डेंसर टू रेयर, और आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ज्यादा होना चाहिए किससे, क्रिटिकल एंगल से, तो ही जाके ये TIR होगा भाई साहब, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, और ये है किसके ऊपर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर है, तो रिफ्रैक्शन तुम्हें आना चाहिए इसका मतलब, ठीक है। चलो तो पढ़ लेते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है,
ध्यान से देखना यार सभी बच्चे, ध्यान से देखना सभी बच्चे की क्या होने वाला है। विच क्वांटिटी रिमेन अनचेंज आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो भाई क्या चेंज अनचेंज रहती है, वो होती है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपना रास्ता भूल जाती है, भूल नहीं मतलब डेविएट हो जाती है, और ये किस कारण होता है, स्पीड के कारण। और दूसरा हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या चेंज हो जाता है, वेवलेंथ भी चेंज होती है ना, बट क्या चीज सेम रहती है, वो फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। नेक्स्ट, ए रे ऑफ लाइट स्ट्राइक एन एयर ग्लास इंटरफेस एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई gets refracted at an angle of refraction r. How will the angle of refraction changes on increasing the angle of incidence? भाई एयर ग्लास इंटरफेस है तो हम बोलेंगे कि एयर ग्लास इंटरफेस है तो हम साइन आई बाई में साइन आर कर सकते हैं। और यार ये एक कांस्टेंट के बराबर होता है, हाँ जी जल्दी से बताइए क्या ये कांस्टेंट के बराबर होता है। अब कांस्टेंट के बराबर उसने क्या बोला है, हाउ विल द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, कि भाई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को कितना चेंज करें अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को। तो भाई कॉमन सी बात है, जितना इसको इंक्रीज करेंगे इतना उसको इंक्रीज कर देंगे इस कांस्टेंट वैल्यू को लेने के लिए, यस और नो। ठीक है, तो जितना हम आई को इंक्रीज कर रहे होंगे उतना ही हम आर को भी इंक्रीज करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट, फॉर द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिंग इन मीडिया पी क्यू आर जो है वो दे रखे हैं, मतलब तीन मीडियम है, एक है पी, एक है क्यू और एक है आर। इनमें सभी में आप लोगों को एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं, सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मतलब इसका भी एंगल ऑफ आई है, इसका भी आई है और इसका भी आई है। रिफ्रैक्शन के जो एंगल है इसका कितना है, 35 डिग्री है। ठीक है, दिखा रखा है वहां पे। उसके बाद दूसरे का कितना है, 25 डिग्री है। फिर उसके बाद लास्ट वाला कितना है, 15 डिग्री है। राइट, क्या राइट करना है, the relation for the velocity of light in medium PQR in decreasing order। ओके ओके ओके, देखो यार सबसे पहले हम लिखेंगे साइन आई बाय साइन आर, ये लिखा। ठीक है, अब साइन आई बाय साइन आर किसके बराबर होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर होता है, सी बाय वी के बराबर होता है। और वी क्या होता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी को हम फ्रीक्वेंसी लैम्डा लिख सकते हैं। तो इसका मतलब एन जो है वो ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, हाँ। तो इसका मतलब एन यहाँ पे आ गया 1/λ और ये आ गया किसके बराबर, साइन आई अपॉन साइन आर के बराबर। और आई उसने खुद ही बोल दिया भाई, आई उसने खुद ही बोल दिया, आई उसने क्या बोला है, खुद बोला है कि एक मिनट वेलोसिटी से रिलेशन करना है तो इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे इसको ऐसे कर देते हैं, रुको यहाँ पे ऐसे कर देते हैं कि साइन आई अपॉन में साइन आर, यहाँ पे होगा क्या, देखो आई उन्होंने सेम बोला सबके लिए तो ये भी कांस्टेंट हो गया और सी अपने आप में कांस्टेंट है तो v प्रोपोर्शनल है साइन आर के। देखो जो v है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वो प्रोपोर्शनल है साइन आर के। तो इसका मतलब जिसका साइन आर ज्यादा उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा, जिसका साइन आर ज्यादा उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा। ठीक है, तो भाई साइन आर किसका ज्यादा है, हाँ जी साइन आर नहीं, हाँ साइन आर। तो भाई p का ज्यादा है तो p की वेलोसिटी ज्यादा, फिर उससे कम किसका है q का, सबसे कम किसका है आर का। तो ये रिलेशन रहने वाला है किसके बीच में, वेलोसिटी के बीच में। क्लियर है, डिक्रीजिंग उन्होंने बोला था, घटते क्रम में उन्होंने बोला था। नेक्स्ट, ये हो चुका है, इसको करते हैं। ए लाइट रे एंटर फ्रॉम मीडियम ए टू बी एज शोन इन फिगर। ए मीडियम से बी मीडियम की तरफ जाती है, देखो जानी चाहिए थी बिल्कुल सीधी बट ये मुड़ गई उधर की तरफ जो कि नॉर्मल है। ये कौन है, नॉर्मल है। विच ऑफ द टू मीडियम इज डेंसर, यहां पे कौन सा मीडियम जो है वो डेंसर है। तो ध्यान से देखो ये लाइट रेस सीधी जानी चाहिए थी बट ये उसकी तरफ मुड़ी है, तो इसका मतलब ये रेयर से कहां जा रही है, डेंसर जा रही है भाई साहब, यस और नो। जब भी रेयर से डेंसर जाती है तो टुवर्ड द नॉर्मल शिफ्ट होती है। तो विच ऑफ द टू मीडिया इज डेंसर, तो इसमें कौन सा डेंसर है भाई, मीडियम बी जो है वो डेंसर है, मीडियम बी जो है वो क्या है, डेंसर है। ओके चलो दूसरा, will the refractive indices of material be relative to a be greater or less than unity। देखो यार लाइट कहां से कहां जा रही है, ए से बी में जा रही है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्या होगा, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए, ऐसा ही तो लिखेंगे। अब हमें पता ही है कि भाई किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने वाला है, भाई किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने वाला है, हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका ज्यादा है, एक मिनट, हाँ ये हमने बता ही दिया, मीडियम जो बी है वो डेंसर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। तो इसका मतलब वी बी अपॉन में ए,
तो वो ग्रेटर है किससे, 1 से। आप ऐसे बोल सकते हो यस और नो, यस और नो, क्लियर है। तो ये रिलेशन आ रहा होगा। तो ये थे भाई केस स्टडी आप लोगों के लिए, और ये केस स्टडी आप लोगों को मिल जाएंगे कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे। और जितना होगा मैं आप लोगों की हेल्प के लिए तैयार हूँ भाई सब। बट मैं यही बोलूंगा कि आप पढ़ते रहिए इस टाइम पे, और कुछ भी नहीं करना है, रुकना नहीं है, लड़ना है और फिजिक्स को फोड़ना है। चलिए इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त। तो मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।